बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बायोलॉजिकल मेथड। ये लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत लेंथी है, लेकिन इसमें से पोर्शन पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, इसी तरह व्हाट इज़ थ्योरी, व्हाट इज़ लॉ। तो छोटे छोटे पोर्शन के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। एज ए होल बहुत कम बायोलॉजिकल मेथड लॉन्ग क्वेश्चन आया है। तो बायोलॉजिकल मेथड को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। साइंस में जितना भी नॉलेज आया है वो एक सिस्टम के थ्रू आया, यानी साइंस में जितने भी वर्ड इस्तेमाल किए हैं उनके हम पीछे लॉजिक मेंशन करते हैं कि ये वर्ड यहाँ क्यों इस्तेमाल किया गया। जो बातें ऐड की गई हैं लॉजिक होगी कि ये बात यहाँ क्यों ऐड की गई है। तो ज़्यादातर हमारे पास जो नॉलेज आया है वो एक सिस्टम के थ्रू आया है। लाइक अदर साइंसेज जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में एक प्रॉपर मेथड है जिसके ज़रिए से हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में चीज़ें ऐड करते हैं। इट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ मेथडोलॉजी। इसी तरह बायोलॉजी के अंदर भी एक प्रॉपर तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए से चीज़ें बायो के अंदर ऐड हो रही होती हैं। तो इस तरीक़ेकार की जो बुनियाद है वो एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी है। इंक्वायरी का मतलब है पूछ-पूछ, किसी चीज़ की तफ्तीश करना। यानी हमने एक चीज़ बायो के अंदर ऐड की, अब जब हमारे पास इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स ना परफॉर्म कर लें, इसको हम परमानेंट पार्ट बाज़ दफ़ा बायो का नहीं बनाते। तो आपने जहन में रखना है कोई भी चीज़ जो स्टार्ट हुई है जब तक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ना हो। एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी का मतलब ये है किसी चीज़ को हमने रिसर्च करना, किसी चीज़ के ऊपर तहकीक करें, और तहकीक किसके ज़रिए से हो, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से हो, ये कहलाती है इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। तो ये बायोलॉजिकल मेथड एक तरतीब से स्टार्ट होता है। उस तरतीब में सबसे पहला जो स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन का है। चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करना, चीज़ों को परखना, चीज़ों को गौर व फिक्र से देखना। तो ऑब्जर्वेशन को डिफाइन हम कैसे करेंगे? द एक्शन, ये वो काम या प्रोसेस ऑफ नोटिसिंग एंड जजिंग समथिंग, किसी चीज़ को के बारे में गौर व फिक्र करना या किसी चीज़ को परखना। क्यों? इन ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन, ताकि उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। जैसे फॉर एग्जांपल एक पानी का गिलास पड़ा है, हम उसको देखना शुरू करें तो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है ये पानी साफ़ है या ये पानी गंदा है। तो किसी चीज़ को देखना, उस पर गौर व फिक्र करना ताकि उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल सके, तो वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन हमेशा चांस ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। जितने भी बायोलॉजिकल मैथ, चांस ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है कि ज़्यादातर जो मुशाहिदा है वो बाई चांस हो जाता है। जैसे न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था तो अचानक दरख्त से एक सेब गिरा। तो अब इस न्यूटन ने इस गिरते हुए सेब पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। अगर ये सेब ना गिरता तो हो सकता है न्यूटन लाज ही पेश ना कर सकता। तो चांस ऑब्जर्वेशन, बाज़ दफ़ा मुशाहिदा बाई चांस हो जाता है और वही बाई चांस मुशाहिदा आगे साइंटिफिक रिसर्च का एक हिस्सा बन जाता है। तो बायोलॉजिकल मेथड में काम ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है और ऑब्जर्वेशन ज़्यादातर बाई चांस होता है। इसको हम कहते हैं चांस ऑब्जर्वेशन। आगे ऑब्जर्वेशन बनाया कैसे जाएगा? ऑब्जर्वेशन को बनाने के लिए हम 5 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले विजन, देखना, कि देखने से भी, जैसे किसी चीज़ को देखा उससे जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसको हम कहेंगे हमने वो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। हियरिंग, तो हियरिंग से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। जैसे कहीं दूर दराज आवाज़ आ रही हो तो आप सुन के ही बता सकते हो ये आवाज़ लड़के की है या लड़की की। तो इंफॉर्मेशन हियरिंग से भी कलेक्ट होती है। स्मेल, किसी चीज़ को सूंघना, यानी सूंघने से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी गली से गुजरे, वहाँ एक खाने की अच्छी खुशबू, आप फ़ौरन कह देते हो कि इस घर में एक खाना पक रहा है। तो टेस्ट, कि खाना मज़ेदार है या बदमज़ा है। उससे भी टच, किसी चीज़ को जैसे यहाँ हाथ लगाने से ये बड़ा सॉफ्ट है, ये बड़ा नरम मुलायम है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो सकती है। तो ऑब्जर्वेशन जब भी होता है तो इन 5 चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और हर एक की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है। यानी जो काम देखने का वो सुनने का नहीं हो,
जो काम सुनने का है वो सूंघने का नहीं हो सकता, जो काम सूंघने का वो चखने का नहीं हो सकता, जो काम चखने का है वो टच करने का नहीं हो सकता। यानी हर एक की अपनी फंक्शनल एबिलिटी है कि वो इंफॉर्मेशन को कितना गेन करते हैं एक मखसूस चीज़ से। आगे टाइप्स, क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी को स्टडी करते हैं, जैसे कलर है, टेस्ट है, स्मेल है। इसी तरह जो क्वांटिटेटिव में हम मेजरमेंट्स को, हर वो चीज़ जो मेजर की जा सके वो क्वांटिटेटिव में आती है, और ज़्यादा बेहतर क्वांटिटेटिव है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि इसमें मेजरमेंट पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को कहूँ कि मेरे लिए मीठे पानी का गिलास लेके आओ, और मीठे पानी का गिलास, और मीठा कम होना चाहिए, मीठा कम होना चाहिए। अब मिठास एक क्वालिटी है, मिठास एक क्वालिटी है। अब वो चीनी कम डाल के ले आता है, लेकिन मेरे पास आते मैं कहता हूँ कि ये बहुत मीठा है। लेकिन दूसरे केस में अगर मैं ये कह देता हूँ कि आपने मीठा पानी तैयार करना है, उसमें 2 ग्राम चीनी डालनी है, तो हो जाएगा 2 ग्राम चीनी को तोलेगा और चीनी डाल के ले। अब इससे गलती होने के चांस कम है। जब मैंने कहा कि कम मीठा, अब उसके पास कोई मेयार नहीं है कि कितना कम मीठा, वो अपनी तरफ से कम मीठा करके लेके आए, लेकिन मेरे लिहाज से हो सकता है ज़्यादा हो। तो क्वालिटेटिव में प्रिसाइज एक मखसूस चीज़ नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव में हमेशा मखसूस चीज़ भी बताई जा सकती है, क्योंकि ये मेजरमेंट है। अब कोई शख्स का ये बोर्ड बड़ा है, लेकिन कोई बाहर से आने वाला कहे ये तो बड़ा नहीं है, हो सकता है उसके माइंड में जो बड़ी चीज़ है वो कुछ और चल। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये बोर्ड 6 फुट का है, तो अब ठीक तरह अब जो भी आएगा वो उसको कहा जाएगा ये बोर्ड 6 फुट का, वो आपकी बात को मानेगा। तो क्वांटिटेटिव जो है हैव एक्यूरेसी, इनमें ज़्यादा ठीक होने का चांस होता है क्वालिटेटिव के अलावा, क्योंकि फॉर्मर के अंदर जो वेरिएबल है वो मेजरेबल है और इनको डाटा की शक्ल में लिखा जा सकता है। रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, मेजरेबल है और इनको डाटा की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आफ्टर ऑब्जर्वेशन, जब एक ऑब्जर्वर किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है तो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को डाटा की शक्ल में लिख देते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने घर में कितनी चीनी इस्तेमाल हुई इसको ऑब्जर्व किया, तो मैंने कहा कि जो मई के महीने में 10 kg इस्तेमाल हुई, उसके बाद जून के महीने में 12 kg इस्तेमाल हुई, जुलाई के महीने में 13 kg इस्तेमाल हुई। ठीक, उसके बाद ये डाटा लिख लिया। तो ऑब्जर्वर क्या करता है, इन तीनों चीज़ों को ऐड करके 22 और 13 35, उसको 3 पे डिवाइड करें तो ये तकरीबन 10.1%। तो ऑब्जर्वर ने ये सारी चीज़ों का एक डाटा लिखा और उसके बाद एक स्टेटमेंट की दी कि हर महीने तकरीबन 10 किलो चीनी इस्तेमाल होती है। तो ये जो इसकी स्टेटमेंट है ये हाइपोथेसिस कहलाती है। और बाद दफ़ा स्टेटमेंट को देने के लिए बंदा एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता है। जैसे ये एक्सपीरियंस हुआ कि उसने 3-4 महीने ऑब्जर्व की और उसके बाद ये बात कही, और बाद दफ़ा बात सामने आते ही वो जवाब दे देते। जैसे एक स्टूडेंट है 9th क्लास में, उसके 494 मार्क्स हैं। जो ही टीचर ने नंबर पूछे स्टूडेंट से, उसने कहा कि उसके 494 मार्क्स हैं, तो टीचर ने फ़ौरन ही कह दिया कि ये स्टूडेंट लाइक है, क्योंकि उसको पता है कि जो 9th में उसमें टोटल नंबर कितने हैं, 5। अब इसको एक्सपीरियंस नहीं, उसको इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, बल्कि बैकग्राउंड नॉलेज के बिहाफ पे उसने कहा कि ये स्टूडेंट लाइक है, ये स्टूडेंट लाइक। तो ये जो स्टेटमेंट देना, ये जो राय, ये बात करना किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके, ये हाइपोथेसिस कहलाती है, हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस को डिफाइन हम कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन के बाद जो बात कही जाती है उसको हाइपोथेसिस, और ये टेंटेटिव होती है, ये अनटेस्टेड होती है, इस पर अभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किए जाते। जैसे टीचर ने राय तो दे दी, 494 नंबर है, लेकिन जब उसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए
जब उसकी क्लास में वो आके बैठा तो बाद में पता चला कि इसने पैसे दे के इतने नंबर हासिल किए थे। तो वो जो राय उसने शुरू में कायम की थी वो टोटल क्या हो गई, गलत हो गई। तो राय गलत भी हो सकती है जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएं। तो बगैर एक्सपेरिमेंट की जो बात कही जाती है ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे, वो हाइपोथेसिस कहलाती है। तो हाइपोथेसिस में दो बड़ी एग्जांपल है। वेंट हाइपोथेसिस, इसमें ये कहा जाता है कि जो लाइफ है गर्म पानियों में शुरू हुई, लेकिन ये जस्ट राय है, गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस में कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में कैसे कन्वर्ट हुए। तो ये भी जस्ट एक राय है, लोगों की एक तहकीक है, ये ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो बगैर एक्सपेरिमेंट शुदा जो बात होती है ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे, वो हाइपोथेसिस कहलाती है। आगे हाइपोथेसिस को बनाया कैसे जाता है, दो बड़े मेथड हैं जो सिर्फ हमने आज डिस्कस करने हैं, बाकी मेथड हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहला है डिडक्टिव रीजनिंग। तो हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग के ज़रिए से बनाया जा सकता है। अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, इसमें पहले हम जनरल बात को डिस्कस करेंगे, फिर उससे एक मखसूस बात निकाल लेंगे। इट इन्वॉल्व द ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम द जनरलाइज प्रिंसिपल। एक जनरल बात से किसी मखसूस बात का निकालना, ये डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। और इस डिडक्टिव रीजनिंग में ज़्यादातर हम लॉजिक इफ और देन इस्तेमाल करते हैं। इफ एंड देन इज फ्रीक्वेंटली, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है टू फ्रेम बनाने के लिए। टेस्टेबल, ऐसा हाइपोथेसिस जिसको टेस्ट किया जाएगा। तो डिडक्टिव लॉजिक में इफ और देन का वर्ड ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। जैसे दो एग्जांपल आपकी बुक में है, एग्जांपल बर्ड्स की है और एग्जांपल प्लांट्स की है। जैसे बर्ड्स में हम पहले जनरल बात कर लेते हैं कि अगर सारे परिंदों के पर होते हैं, तो ये एक जनरल बात है। फिर हम स्पेसिफिक बात की तरफ आते हैं, जो चिड़िया है वो भी एक परिंदा है, तो हम उससे रिजल्ट निकाल सकते हैं कि चिड़िया के भी पर होंगे। तो पहले जनरल बात की गई, इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड स्पैरोज आर बर्ड्स, और चिड़िया भी एक परिंदा है, देन वी कंक्लूड दैट स्पैरोज विल आल्सो हैव विंग्स, कि चिड़िया के भी पर होंगे। तो पहले जनरल बात करना, फिर एक चीज की बात करना, फिर उससे रिजल्ट निकालना, ये डिडक्टिव। जैसे प्लांट की एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, अगर सारे प्लांट सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करते हैं, तो कोई भी ऐसा प्लांट जो अंधेरे में रखा हो, एक प्लांट की बात हो रही है, तो फौरन रिजल्ट निकल आएगा, वो खुराक तैयार नहीं करेगा। तो हम इस तरह जनरल बात से स्पेसिफिक बात करके फिर रिजल्ट निकालते हैं कि अगर सारे प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स, दे प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, एनी प्लांट विच इज प्लेस्ड इन डार्क कंडीशंस विल नॉट सिंथेसाइज ग्लूकोज। और ग्लूकोज है क्या, एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। हम जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसकी जो आखिरी चीज बनती है वो ग्लूकोज बनती है। तो यहां पहले हमने जनरल बात की ऑल बर्ड्स, फिर स्पेसिफिक बात की स्पैरोज, फिर कंक्लूजन निकाला ऑल प्लांट्स, फिर स्पेसिफिक प्लांट जो अंधेरे में रखा हुआ वो खुराक नहीं तैयार करता। ये एग्जांपल 2। इंडक्टिव में क्या होता है, पहले हम एक बात करते हैं और फिर उसको जनरल बना लेते हैं। तो हमारे हाइपोथेसिस हमेशा इस तरह भी शुरू होता है कि पहले एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन हुआ, एक मखसूस चीज़ को ऑब्जर्व किया, फिर वहाँ से जनरल प्रिंसिपल्स बनाए गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्पैरोज आर बर्ड्स एंड हैव विंग्स, कि जो चिड़िया है वो परिंदा है और उसके पर हैं। तो ये जनरल स्पेसिफिक बात होगी, एक चीज़ की बात हो रही। अब इसे जनरल बात हम कैसे कर सकते हैं, हम कहें जो कबूतर पिजन्स है, हॉक है, या पैरट है, या ईगल है जो चील वगैरह या उकाब वगैरह, ये भी सारे परिंदे हैं। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, ये भी पर रखते होंगे। तो चिड़िया एक परिंदा है, पर रखता है, ये हमने स्पेसिफिक बात की। जो हॉक है, पैरट है, पिजन है, ईगल है, दे आर ऑल्सो बर्ड्स, ये भी परिंदे हैं। तो हम फौरन रिजल्ट निकालेंगे, दे ऑल्सो हैव विंग्स, ये भी पर रखते होंगे। तो पहले एक चीज को मेंशन करना, फिर उससे जनरल बात का करना, ये इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। जैसे बर्ड्स की मैंने एग्जांपल दी। तो साइंस यूज करती है इंडक्टिव मेथड को जनरल प्रिंसिपल बनाने के लिए, किससे, फ्रॉम एक मखसूस इवेंट से। तो ये दो मेथड है जो ज़्यादातर हाइपोथेसिस को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।
अल्लाह हाफिज़।